नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके साथ एचपी जेबीटी टैट 2015 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सामान्य ज्ञान का पोर्शन इस वीडियो में आपके साथ मैं इस पेपर का डिस्कस करूंगा। इस पेपर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और इस वीडियो में इस पेपर का पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचपी जेबीटी टैट की विभिन्न परीक्षाओं को जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको एच पी जे बी टी टैट के जो पुराने पेपर हैं वो डिस्कस मिलेंगे। वहाँ पे उन जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है और भी सवाल जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैंने डिस्कस किया है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी टिटिलिका झील, ऑप्शन बी मृत सागर झील। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, बेकाल झील जो है वो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बेकाल झील ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है दोस्तों। रूस के साइबेरिया में है बेकाल झील। ये न केवल विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यदि आपको सवाल पूछा जाए कि सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की, तो सबसे गहरी झील भी बेकाल झील ही है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये कैस्पियन सागर झील है और ये एशिया तथा यूरोप के सीमाओं के मध्य में है। और कैस्पियन सागर झील एक खारे पानी की झील है। तो ये भी आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। ये टिटिलिका झील जो है दोस्तों, इसे हम टिटिकाका झील भी कहते हैं। ये पेरू में है। और मृत सागर झील जो है ये जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के मध्य में एशिया में ये झील है दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। अ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी रामदास। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, रैदास या फिर रविदास। ये एक ही शख्स का नाम है दोस्तों। तो कृष्ण भक्त मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास या फिर रविदास थे। और यदि आपको सवाल पूछा है रविदास के गुरु कौन थे, तो रविदास के गुरु रामानंद थे दोस्तों। और ये सभी ये जो मैंने नाम लिए रैवदास या रविदास, रामानंद या फिर मीराबाई, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। भक्ति आंदोलन से, भक्ति आंदोलन से एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। यदि आपको सवाल पूछा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई भारत में, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई है दोस्तों। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानुज या फिर आचार्य या फिर रामानुजाचार्य जो है, ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और 12वीं शताब्दी में इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संचालक कौन थे, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संचालक जो थे दोस्तों वो रामानंद थे। और ये सवाल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। रामानंद के जो शिष्य रहे, रामानंद ने अपने जो शिष्य बनाए वो जात पात से ऊपर उठ करके इन्होंने शिष्य बनाए। और इनकी जो दीक्षाएं थी वो भी जात पात से ऊपर उठकर थी। तो रामानंद के 12 जो शिष्य थे दोस्तों वो तकरीबन तकरीबन हर जाति से जुड़े थे। जैसे जो रविदास थे ये चर्मकार थे, यानी कि चमड़े का काम ये करते थे। इसके अलावा संत कबीर जो है ये भी गुरु रामदास संत रामदास के ही शिष्य थे और ये जुलाहे थे, जुलाहे। इसके अलावा दोस्तों जैसे पीपा भगत हो गया वो राजपूत थे। इसके अलावा धन्ना है जो जाट थे। इनके जो शिष्य हैं कई, दर्जी भी इनके शिष्य रहे हैं या फिर जो कसाई हैं वो भी इनके शिष्य रहे हैं। तो इन्होंने जात पात या समाज में जो ये जो कुरीति है इन इससे ऊपर उठकर जो है इन्होंने शिक्षाएं देना शुरू किया था। रामानंद ने, माफ़ कीजिएगा, संत रामानंद ने। इसके अलावा दोस्तों ये जो रामदास है ऑप्शन डी, ये सिखों के जो चौथे गुरु थे और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की है। और ऋषभदेव दोस्तों ये जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। और सबसे पहले तीर्थकर जैन धर्म के जो थे वो ऋषभदेव ही थे।
परंतु यदि आपको सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को कहते हैं। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन जैन धर्म का संस्थापक यदि पूछा जाए तो ऋषभदेव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1956। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1966 में शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1966 में हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिले जोड़े गए थे, और ये जो जिले थे दोस्तों, ये थे लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला जो है, ये 4 जिलों को 1966 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया, और 1966 में ही शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, या द्वारा लिखी गई पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए महेंद्र कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है किताब अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ और किताबें लिखी हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया 2020 के लेखक कौन है, या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है इग्नाइटेड माइंड्स जो है, इग्नाइटेड माइंड्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तकें इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स या फिर विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों, और एपीजे अब्दुल कलाम को हम भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। और ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। खुशवंत सिंह ने किताब लिखी दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरुण शौरी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी शांता कुमार, ऑप्शन डी चेतन भगत। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पिछले कल भी मैंने ये पेपर डिस्कस किया था, ये आपसे ये बात कही थी दोस्तों कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम में जो जेबीटी टैट 2015 का ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में पुस्तकों से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो पुस्तकों से भी आपको अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। शांता कुमार के द्वारा कुछ लिखी गई किताबें हैं दोस्तों, जैसे धरती है बलिदान की, लाजो, हिमालय पे लाल छाया, या फिर पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। चेतन भगत ने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें हैं दोस्तों द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है 5 पॉइंट्स समवन, या फिर हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट्स। ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि वर्ष 2015 में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी दीपिका पालकिल। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सानिया मिर्ज़ा को वर्ष 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपको अभी पूछा जाए, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पूछा जा सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दोस्तों ये 29 अगस्त को दिया जाता है, 29 अगस्त को, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद जो है, हॉकी का जादूगर इन्हें कहते हैं, इनके याद में हम मनाते हैं खेल दिवस। और खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, और इसी दिन ये खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ये सभी के सभी खेलों से जुड़े हुए जो पुरस्कार है ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं दोस्तों। अब आज है 24 अगस्त, तो ये अभी 4-5 दिन बाद ये 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है, और रोहित शर्मा के अलावा और 4-5 इस बार 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों साइना नेहवाल जो है, ये साइना नेहवाल ये बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन। और दीपिका पालिकल जो है ये स्क्वैश खेलती हैं। सानिया मिर्ज़ा जो हैं दोस्तों ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और सचिन तेंदुलकर को यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एग्ज़ाम देने भी मत जाइएगा। तो
अब आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से और भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और इसकी शुरुआत जो है 1991 में 1991 में की गई थी। 1991 1992 में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो जो दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो है ये चेस यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था भारत में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य खालिस्तान संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। ऑप्शन ए 1971 यानी कि 24वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 1976 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 1978 44वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 2002 93वां 93 संवैधानिक संशोधन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ दोस्तों। इसके तहत ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है 11 है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको सवाल एग्ज़ाम में किया जा सकता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस पर ही इन मौलिक अधिकारों को, माफ़ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ये सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है दोस्तों। 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान इसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे इसी संवैधानिक संशोधन के तहत। और ये जो 3 नए शब्द हैं ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो 3 नए शब्द हैं दोस्तों, ये है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को भी 1976 यानी कि 42वें संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रधान कार्यालय है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। जिनेवा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। उसके अलावा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो रेड क्रॉस है, इन सभी संगठनों के मुख्यालय जो हैं जिनेवा में है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ और सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है, उसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है रेड क्रॉस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है। और आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि लेबर डे यानी कि जो मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है और वाशिंगटन DC में कल भी मैंने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का जो दूरभाष नंबर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1077, ऑप्शन बी 1188, ऑप्शन सी 1097, ऑप्शन डी 1198। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1077 जो है ये डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश विश्व में तांबे का अग्रणी होगा दोस्तों, अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चिली जो है ये विश्व में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो चिली करता है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नाहन, ऑप्शन बी कंडाघाट, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी घुमारवीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सिरमौर के नाहन में महिमा लाइब्रेरी है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी यानी कि सबसे पुराना पुस्तकालय महिमा लाइब्रेरी है।
अब आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि महिमा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की। तो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो महाराजा अमर प्रकाश, राजा अमर प्रकाश जो है इनके द्वारा स्थापना की गई सिरमौर के नाहन में महिमा लाइब्रेरी की। दोस्तों अगला सवाल देखें, हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी बिलासपुर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति ज़िले में। लाहौल स्पीति है दोस्तों, लाहौल स्पीति नहीं होगा। लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है। और जो स्पीति है, स्पीति ये हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान जो है ये स्पीति है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश यदि पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक बारिश जो है कांगड़ा ज़िले में होती है। और कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में होती है। वर्ष 2011 के सेंसस एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएँ। मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका हूँ कि अक्सर यहाँ पे जो 2011 में जो जनगणना हुई उसी टॉपिक के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है। ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी बिपाशा, ऑप्शन सी शतुद्री होगा दोस्तों ये शतुद्री, ऑप्शन डी सुजोइन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी शतुद्री जो है ये सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। विपाशा जो है दोस्तों ये ब्यास नदी का नाम है ऋग्वैदिक कालीन। और ये जो सरवरी जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ब्यास नदी की सहायक नदी जो है दोस्तों ये सरवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि है। ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपया, ऑप्शन सी 100 रुपया, ऑप्शन डी 0 रुपीज़। और इस सवाल का जो सही जवाब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जब ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों, तो उसमें जो खाता खुलवाने के लिए जो न्यूनतम राशि जो थी वो 100 रुपया थी, माफ़ कीजिएगा 0 रुपीज़। 0 बैलेंस में ये आप खाता खोल सकते थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा। ऑप्शन ए 1/11/1966 से 24/1/1971, ऑप्शन बी 2/11/1948 से 24/1/1971, ऑप्शन सी 15/8/1950 से 24/1/1971, ऑप्शन डी 1/11/1956 से 24/11/1971। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 25 जनवरी 1971 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1966 यानी कि 1/11/1956, माफ़ कीजिएगा 1/11/1956 होगा दोस्तों, ये 1/11/1956 से 24/11/1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। यदि आपसे सवाल किया होता कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब से कब तक रहा, तो हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया था दोस्तों 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया था। मुख्य आयुक्त क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। और 1948 से लेकर के 1951 तक 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश जो है ग श्रेणी का राज्य बना। और 1956 में 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया। अब यदि आपसे सवाल किया होता कि हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1 सितंबर 1972, यानी कि 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 3 नए ज़िले जोड़े गए। सोलन हो गया, सोलन जिला को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया, हमीरपुर जिला को जोड़ा गया और ऊना जिला को 1972 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों।
यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूँ ही आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।